नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे CRPF, HCM और ASI एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 26 फरवरी 2023 को CRPF HCM के तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और तीनों शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले थे सबकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी दोस्तों जो भी क्वेश्चन तीनों शिफ्टों से मुझे लेट में मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सभी क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ बताए जाएंगे जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि मैं 100% रियल क्वेश्चंस का एनालिसिस ही आपको करवाऊं, चाहे कितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले। ठीक है, मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाना है। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से अगर कोई भी गलती हो उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट होता है तो आप डायरेक्टली आप हमें 8181819473 पे कॉल करके मैसेज करके तुरंत बता सकते हैं बेझिझक। ठीक है, अगर मेरी गलती कोई भी बताता है दोस्तों तो मुझे खुशी होती है कि हाँ मेरी गलती है और मैं उसको मानता हूँ और आगे से उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी दोस्तों कहाँ से क्या कमी रह गई कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। दोस्तों यहाँ से PDF फाइल बिल्कुल मुफ्त में आपको दी जा रही है बिना किसी चार्ज के। ठीक है, PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे डेली का PDF फाइल अपलोड होता रहता है, तो उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए जो लेट से क्वेश्चंस आए हैं उसको देखते हैं, बाद में सभी क्वेश्चंस देखेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तरंग मेल लोक नृत्य किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा। जी हाँ दोस्तों, तरंग मेल लोक नृत्य जो कि दशहरा और होली के दौरान किया जाता है, जो कि गोवा राज्य का एक लोक नृत्य है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कोयना जल विद्युत संयंत्र परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ से कोयना जल विद्युत संयंत्र परियोजना के बारे में, तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोयना जल विद्युत संयंत्र परियोजना भारत के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्रों में से एक है। यह 4 बांधों वाली एक जटिल परियोजना है जिसमें महाराष्ट्र में कोयना नदी पर सबसे बड़ा बांध भी शामिल है। परियोजना स्थल पाटन के निकट सतारा जिले में स्थित है। परियोजना की कुल क्षमता जो कि 1960 मेगावाट है। वहीं बात करते हैं परियोजना में विद्युत उत्पादन के 4 चरण शामिल हैं। सभी जनरेटर एक भूमिगत विद्युत घर में स्थित हैं जिसकी खुदाई पश्चिमी घाट के पहाड़ों के अंदर गहराई में की गई है। परियोजना को 1993 मंजूरी दी गई थी और 1993 नहीं दोस्तों 1953 में मंजूरी दी गई थी और 1954 की शुरुआत में कार्य शुरू हुआ था। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गूगल डूडल ने भारतीय पहलवान KD जाधव की कौन सी जयंती मनाई थी, तो 97वीं जयंती उन्होंने मनाई थी। उनका जन्मदिन मनाया था जिनका नाम था खसाबा दादा साहेब जाधव। गूगल डूडल द्वारा सम्मानित भारतीय पहलवान खसाबा दादा साहेब जाधव ने 15 जनवरी को गूगल डूडल के साथ अपना 97वां जन्मदिन मनाया है। तो 97वां जन्मदिन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि 108 जो नंबर है इमरजेंसी सेवा, ये कुल कितने केंद्र और शासित प्रदेशों और राज्यों में अभी प्रचलित है, तो दोस्तों अभी डाटा के अनुसार जो कि 2022 के डाटा के अनुसार 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सुविधा लागू है। बात करते हैं दोस्तों तो 108 नंबर इमरजेंसी सेवा जो लागू करने वाला पहला राज्य था गुजरात था। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने ही इस सेवा को सबसे पहले लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत इस समय देश के लगभग जो
जो है दोस्तों 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने यहाँ के लोगों को एम्बुलेंस सेवा मुहैया करवा रहे हैं। इस राज्यों प्रदेशों का कोई भी अमीर या गरीब नागरिक ज़रूरत के समय 102 या फिर 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस को बुला सकता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मणिपुर का लोक नृत्य कौन सा है, ऐसे करके आया था। तो चलिए मणिपुर के सभी लोक नृत्य बता देते हैं, कमेंट करके बताइएगा क्या था। जैसे कि रासलीला वहाँ का एक फेमस है दोस्तों, चोंग है, महारास है, नटराज है, लाई हरोबा है, संखाल है, बसंत रास है, और थांगटा है, ठीक है, पुगवालोग है, कित्तोम, ये सभी क्या है दोस्तों मणिपुर का लोक नृत्य है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय संगीत की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मेरे हिसाब से तो स्वर होना चाहिए दोस्तों। बाकी ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है, क्या स्वर ही था या फिर कुछ और था, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उत्तरी राज्यों में ठंड का बढ़ने का कारण क्या है। उत्तरी राज्यों में ठंड बढ़ने का कारण क्या होता है। तो दरअसल उत्तर भारत के इलाके पृथ्वी की अक्षांश रेखा के नज़दीक है। अक्षांश रेखा ही तय करती है कि मौसम कैसा होगा। भारत की ज़्यादातर भूमि जो कि उत्तरी गोलार्ध में है, लिहाजा इन इलाकों में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी आम बात है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर ऑप्शंस अक्षांश रेखा दिया होगा तो बिल्कुल वो वही कारण है। बाकी ऑप्शंस क्या क्या थे कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। एक प्रश्न आया था किसने मणिपुर में पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित शाह ने किया था, अभी हाल ही में उन्होंने किया था। बात करते हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जनवरी 2023 को मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जो कि टट्टू की सवारी कर रहा है। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं दोस्तों जहाँ पे मणिपुर को खेल का जन्मदाता माना जाता है, पोलो खेल का जन्मदाता माना जाता है। श्री शाह को मुख्यमंत्री जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह द्वारा एक पोलो मैलेट और खेल की एक पेंटिंग दी गई थी इस दौरान। तो इसको भी मेंशन कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न आया था कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु को। जी दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु का उपनाम है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेंगलुरु अर्धचालक उद्योग के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। बेंगलुरु भारत में आईटी उद्योग का केंद्र भी माना जाता है। बेंगलुरु दक्कन के पठार पे स्थित है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, शायद पूछा था कि महायान बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो वैशाली बिहार का अगर नाम दिया होगा तो ये सबसे फेमस माना जाता है दोस्तों, क्योंकि महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में वैशाली में बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बौद्ध पृथक हो गए। पूर्वी शाखा का ही आगे चलकर महायान नाम पड़ा है। भक्ति और पूजा की भावना के कारण इसकी ओर लोग सरलता से आकर्षित हुए थे। तो दोस्तों कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा एग्जैक्ट में क्या दिया था। ठीक है, बाकी चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वनडे क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो शुभमन गिल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल ने मात्र 23 साल की उम्र में जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 208 रन की पारी खेली थी अभी हाल ही में 2023 में। ठीक है, वहीं बात करते हैं तो दोस्तों सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड ईशान किशन के पास है, जिन्होंने 126 गेंदों में 200 रन बनाए थे। बात करते हैं दोस्तों वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है वो रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने सबसे अधिक 3 बार दोहरा शतक लगाया है। वही बात करते हैं वनडे क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने एक पारी में 264 रन बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 280 हो जाएगा राइट आंसर। बात करते हैं तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के भाग 12 में पड़े अनुच्छेद 280 के संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की गई थी। वर्तमान वित्त आयोग जो कि 15वां वित्त आयोग है, जिसका गठन श्री NK सिंह की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में किया गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 288 कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट से संबंधित है। वही बात करते हैं भारत के संविधान का अनुच्छेद 285 राज्य कराधान से संघ की संपत्ति की छूट से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 283 संचित निधि जो कि आकस्मिक निधि और लोक खातों में जमा धन की अभिरक्षा आदि से संबंधित है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आने वाले शिफ्टों में आपसे पूछ सकते हैं। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, यानी अकबर गद्दी पे कब बैठे थे, तो 1556 ईस्वी में बैठे थे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं तो हुमायूं के देश छोड़ने के बाद अकबर का जन्म अमरकोट यानी सिंध प्रांत पाकिस्तान में 1542 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में हुमायूं की अचानक मृत्यु यानी देनपा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर की कालनौर पंजाब में ताजपोशी हुई थी, यानी उनका राज्याभिषेक हुआ था। बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था, क्योंकि वह केवल 13 वर्ष का था जब वह सत्ता में आया था। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया और दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सालाबाई की संधि के समय गवर्नर जनरल कौन थे, जो कि वारेन हेस्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को निपटाने के लिए लंबी वार्ता के बाद मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा 17 मई 1782 को सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस पर वारेन हेस्टिंग और महादाजी शिंदे के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। बात करते हैं दोस्तों आंग्ल मराठा युद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 1782 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच भारत में लड़े गए 3 एंग्लो मराठा युद्धों में से पहला था। युद्ध सूरत की संधि से शुरू हुआ और सालाबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। वहीं बात करते हैं दोस्तों दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1806 के बीच में हुआ था, जिसमें सिंधिया ने 1803 में सूरजी जो कि अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से अंग्रेज़ों को रोहतक, गंगा यमुना, दोआब, गुड़गांव, दिल्ली, आगरा क्षेत्र जो कि ब्रोच गुजरात के कुछ जिलों, बुंदेलखंड कुछ हिस्सों और अहमदनगर किले के क्षेत्र मिले थे। ठीक है, भोसले ने 1803 में देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार अंग्रेज़ों ने कटक, बालासोर और वर्धा नदी के पश्चिम क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया था। ठीक है, वही बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे होलकरों ने 1805 में राजघाट की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार उन्होंने टोंक, बूंदी और रामपुरा को अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 में हुआ था। 1817 में सिंधे और अंग्रेज़ों के बीच ग्वालियर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, भले यह युद्ध में शामिल नहीं थे। इस संधि के अनुसार सिंधे ने राजस्थान को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। राजपूताना के राजाओं द्वारा ब्रिटिश संप्रभुता स्वीकार करने के बाद 1947 तक रियासतें बनती रही थी। 1818 में ब्रिटिश और होल्डर प्रमुख के बीच मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये सभी दोस्तों जो है फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा, तो दोस्तों इसकी मेज़बानी जो कि मध्य प्रदेश कर रहा है। 30 जनवरी 2023 से इसका जो कि स्टार्टिंग हुआ है। बात करते हैं दोस्तों तो पहले इन्हें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के स्कूल गेम के नाम से जाना जाता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र 228 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर आया था।
जबकि हरियाणा और दिल्ली ने दूसरे और तीसरा स्थान पाया था। महाराष्ट्र ने 85 गोल्ड मेडल के साथ खेलो इंडिया 2019 की जनरल चैंपियनशिप हासिल की थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इसमें भाग लिया था। जनवरी 2018 में दिल्ली में खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया खेल का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा कराया जाता है। बात करते हैं दोस्तों, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण गुवाहाटी में यानी 18 से 30 जनवरी तक 2020 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, किया गया था, ये आई थिंक ख़त्म हो गया। 2022 का कहाँ पे हुआ है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ें मैंने बता दी है। एक प्रश्न आया था कि गरीबी के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है, तो झारखंड दूसरे नंबर पे है। 5 गरीबी रेखा से निचले स्तर के राज्यों का नाम बता देते हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मिजोरम शामिल है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अफगानिस्तान की कितनी सीमा भारत से लगती है, तो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत सरकार के मुताबिक ये 7 देश बांग्लादेश, जो कि सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश है भारत का, जो कि 4096.7 किमी की सीमा साझा करता है। चीन दूसरे नंबर पे है 3488 किमी। पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है 3323 किमी। नेपाल जो कि चौथे नंबर पे 1751 किमी। म्यांमार जो कि 5वें नंबर पे 1643 किमी। भूटान जो कि 6वें नंबर पे है 699 किमी। और अफ़गानिस्तान जो कि 7वें नंबर पे है, इसने कुल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इल्तुतमिश ने जीतल का सिक्का किस धातु का चलाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबे का। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इल्तुतमिश ने पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। उसने सल्तनत कालीन 2 महत्वपूर्ण सिक्के, जो कि चांदी का टका और लगभग 175 ग्रेन तथा तांबे का जीतल चलवाया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाए की परंपरा को आरंभ किया गया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो दोस्तों कर्क रेखा से रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है। इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा, मैं बता देता हूँ। स्थलीय भूमध्य रेखा के लगभग 23 डिग्री से 27 नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 17 देश इसके अंडर में आते हैं, जिसके ताइवान सहित, जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाला एकमात्र अक्षांश मार्ग है। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, उनके नाम इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी कर्क रेखा के काफ़ी करीब स्थित है। 17 देशों में 3 महाद्वीपों, 6 जल निकायों के माध्यम से कर्क रेखा गुजरती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि क्रोमियम किस नंबर के वर्ग समूह में है, तो यहाँ पे 6वां हो जाएगा दोस्तों। 6वां वर्ग समूह वाला तत्व है। 6वां वर्ग समूह वाला तत्व है। यहाँ पे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी हाइट जो कि 5653 फीट है। अगर मीटर की बात करें तो 1722 फीट है। वही बात करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड, तो राजस्थान के माउंट आबू में जो कि 5650 फीट यानी 1722 मीटर पर अरावली पर्वत रेंज की सबसे ऊंची चोटी शिखर है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 53 कर दिए हैं। ठीक है, ये आप इसको 50 कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ बुक में जो है ये 1723 दिखाता है। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट है 5650 फीट होगा, और मीटर की बात करें तो 1722 मीटर होगा। ठीक है, ये अरावली पर्वत की रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह मध्य अरावली श्रेणी के दक्षिण पश्चिम छोर के पास स्थित है। गुजरात राज्य के साथ सीमा के करीब है। अरावली पर्वत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। दुनिया के सबसे पुरानी वलित पहाड़ों में से एक उत्तर पश्चिम भारत की अरावली अब जो कि 300 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई के साथ अवशिष्ट पर्वत बनाती है। वे 800 किमी की दूरी तक फैली हुई है। गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में फैले 692 किलोमीटर जो कि किमी पहाड़ों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। राजस्थान में सांबर सिरोही श्रेणी और सांबर खेतड़ी श्रेणी, जहां उनका विस्तार लगभग
560 किमी है। ये वलित पर्वत है जिनमें से चट्टानें मुख्य रूप से मुड़ी हुई पपड़ी से बनती हैं। जब दो अभिसरण प्लेटें एक दूसरे की ओर पर्वत गति नामक प्रक्रिया द्वारा चलती हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, तो अरावली पूर्व में उपजाऊ मैदानों और पश्चिम में रेतीले रेगिस्तान के बीच एक बाधा के रूप में कार्य करती है। ऐतिहासिक रूप से यह कहा जाता है कि अरावली श्रेणी ने थार रेगिस्तान के भारत गंगा के मैदानों की ओर फैलने की जांच की, जो नदियों और मैदानों के जल ग्रहण के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 5G ड्रोन का निर्माण करने वाली यूनिवर्सिटी जो कि सुरेंद्र यूनिवर्सिटी है, वीर सुरेंद्र यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में स्थित है। बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 12 अगस्त 1956 में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों ये यूनिवर्सिटी जिनके नाम पे बनी है उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जैसे कि वीर सुरेंद्र साई संबलपुर ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके जीवन की समरेखा जो कि 23 जनवरी 1809 में उनका जन्म हुआ था और 28 फरवरी 1884 को उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया था। 28 फरवरी 1884 को जो कि असीरगढ़ जेल में उनकी मृत्यु हुई है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो काबुली बाग मस्जिद जो कि पानीपत हरियाणा में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों काबुली बाग मस्जिद की। तो काबुली बाग मस्जिद जो कि पानीपत की एक मस्जिद है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत को अंकित करने के लिए सम्राट बाबर द्वारा जो कि 1527 में इसका निर्माण करवाया गया था। मस्जिद का नाम बाबर की पत्नी काबुली बेगम के नाम पर रखा गया है। जब पानीपत के पास बाबर के पुत्र हुमायूं ने शेरशाह शुरू के वंशजों को हराया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत हरियाणा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल जो राखी गढ़ी है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा से। और दोस्तों काफ़ी जो है एक्स्ट्रा फैक्ट से हमारे क्वेश्चंस फंस रहे हैं, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। जैसे कि हरियाणा में राखी गढ़ी भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। राखी गढ़ी में इसकी शुरुआत जो है 6000 ईसा पूर्व से पूर्व हड़प्पा चरण में इसके क्रमिक विकास का अध्ययन करने के लिए खुदाई की गई थी। इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व विभाग के अमरेंद्र नाथ ने की थी। स्थल से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष कुछ हैं, जैसे कि परिपक्व हड़प्पा चरण एक नियोजित उपनगर द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें मिट्टी की ईंट के साथ साथ एक उचित जल निकासी वाले जो कि जले हुए ईंटों के घर बनाए गए हैं। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो इस स्थल से प्राप्त एक महत्वपूर्ण खोज एक बेलनाकार मुहर है, जिसमें एक तरफ हड़प्पा के 5 पात्र बने हैं और दूसरी ओर एक मगरमच्छ बना हुआ है। हाल ही में राखी गढ़ी में हड़प्पा कब्रिस्तान से मिले कंकाल के डीएनए के अध्ययन में पाया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का एक स्वतंत्र मूल था। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पर हड़प्पा सभ्यता के अन्य बड़े नगर जो कि हड़प्पा में हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, गढ़वेरियावाला और भारत के गुजरात में धौलावीरा स्थित शामिल है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से यानी समकालीन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में पाया गया था। सिंधु घाटी 4 सबसे बड़ी सभ्यताओं जिसकी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन का निवासी स्थान थी। राजस्थान में कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख प्रांतीय राजधानी थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगाओ के बीच में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत थी? तो बता दें कि यहाँ पे 13.59% थी। ठीक है, 0 से 6 वर्षों की बच्चों की जो जनसंख्या थी वो इतने प्रतिशत थी। चलिए बात करते हैं, तो 5480। ठीक है, यहाँ पे 5 लाख से भी ज़्यादा बाल जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला था।
54,80,169 बाल जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक शहरी बाल जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में हर 2 बच्चों में से 1 बच्चा दंग रह जाता है। उत्तर प्रदेश में हर साल राज्य के करीब जो है दोस्तों यहाँ पे 380,000 बच्चे कुपोषण यानी कुपोषण, डायरिया आदि के शिकार होकर 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चे की जो कि 16.45 करोड़ बच्चे और 1.4 वर्ष की आयु के बच्चे जो कि 37.24 करोड़ बच्चे जो भारत की कुल जनसंख्या का क्रमशः 13.59% यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं वो 13.59% और जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं 30.67% हैं। भारत में 74% बच्चे जो की जनसंख्या 0 से 6 वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। सिर्फ 5 शहरी बाल संख्या दर वाले जो राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल है। इनकी जनसंख्या की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो कि दोस्तों 54,80,169, महाराष्ट्र में जो कि जनसंख्या है 54,02,582, तमिलनाडु में 32,43,269, गुजरात में 28,17,927। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे था 27,90,402। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि लिंग, जाति और भेदभाव क्या है, तो यह समानता का अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 15(1) के तहत राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। तो ये समानता का अधिकार जो है आपका राइट आंसर होगा। छऊ नृत्य को अब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की सूची में कब जोड़ा गया था, तो 2010 में इसको जोड़ा गया था। बात करते हैं तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है जो कि 3 भारतीय प्रदर्शन कला रूपों में जो कि मुंडियट्टू केरल का एक रस्मी रंगमंच, छऊ नृत्य जो कि पूर्वी भारत की एक परंपरा और कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्यों का मानवता की अपूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में वर्णन करता है। विश्व धरोहर सूची के विपरीत यह वार्षिक सूची जो कि स्मारकों और प्राकृतिक स्थल पर केंद्रित है, उत्कृष्ट मूल्य के प्रदर्शन कला रूपों पर प्रकाश डालती है और समर्थन की कमी के कारण संकट में ये जो है उसको ऊपर करती है। बात करते हैं दोस्तों कालबेलिया को भी जोड़ा गया था। कालबेलिया नृत्य को तो यह भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। इसे सफेरा डांस या फिर स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से एक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है जिसे कि कालबेलिया कहा जाता है। यह वर्ष 2010 से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मानवता की प्रतिनिधि सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मुडियट्टू की, ठीक है, मुडियट्टू यह केरल में गर्मियों की फसल की कटाई के बाद प्रति वर्ष किए जाने वाला अनुष्ठान नृत्य नाटिका है जो 250 वर्ष से अधिक पुरानी है। इस कला रूप में फर्श पर विस्तृत चित्र, एरिका नट फ्रॉन्ड से बने मुखौटे और ड्रम बजाना शामिल है, जिसका इसमें बात करते हैं जिसका कभी अच्छी तरह से संरक्षण किया गया था। अब नियमित कलाकारों के केवल 3 पारंपरिक परिवार बचे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों छऊ नृत्य की, तो यह उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के आदिवासी भागों में प्रचलित मुखौटे और नकली युद्ध गति के लिए जाना जाता है। क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन संगीत नाटक अकादमी द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण से पता चला कि छऊ के कलाकारों और इनकी कला पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसी तरह राजस्थान के सफेरा के कालबेलिया समुदाय पर भी प्रभावित हुआ था। तो इनसे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि 2003 के बजट में सरकार की राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए क्या अधिनियमित किया गया था, तो उसका नाम था दोस्तों FRBMA। इसका अर्थ होता है दोस्तों जो कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये फिजिकल कर लीजिएगा दोस्तों, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इस एक्ट को कहा जाता है। यानी FRBMA अधिनियम का
उद्देश्य भारत की वित्तीय प्रबंध प्रणाली में पारदर्शिता लाना था। बात करते हैं दोस्तों, तो इस अधिनियम का दीर्घकालिक उद्देश्य भारत के लिए राजकोषीय स्थिरता प्राप्त करना और भारत में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई को लचीलापन देना था। बात करते हैं 2016 में सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम की समीक्षा के लिए एनके सिंह के तहत एक समिति का गठन किया था। वहीं बात करते हैं 2021-22 में सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए लक्ष्य प्रदान नहीं किया था और उच्च राजकोषीय घाटे को समायोजित करने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन करेगी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, राजकोषीय घाटा 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.8%, 2019-20 में 4.6% पर लक्षित थी। वहीं बात करते हैं केंद्रीय बजट 2021 के भाषण में वित्त मंत्री ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को डीजीपी के 4.5% तक लगातार कम करने के सरकार की लक्ष्य को घोषणा की थी। अब बात करते हैं दोस्तों एफआरबीएम अधिनियम की। तो इसे जो है अगस्त 2003 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार को राजकोषीय प्रबंध और दीर्घकालिक मैक्रो आर्थिक स्थिरता में अंतर पीढ़ीगत एक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी बनाना था। इस अधिनियम में केंद्र सरकार के ऋण और घाटे पर सीमा निर्धारित करने की परिकल्पना की गई है। इसने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित कर दिया था। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण 2004 में 12वें वित्त आयोग की सिफारिश ने राज्यों को उनके समान कानूनों के अधिनियम के साथ ऋण राहत को जोड़ा था। राज्यों ने तब से अपने स्वयं के वित्तीय उत्तरदायी विधान को अधिनियमित किया है, जो उनके वार्षिक बजट घाटे पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की समान 3% सीमा निर्धारित करता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो यह केंद्र सरकार के राजकोषीय संचालन और मध्यम अवधि के ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन में अधिक पारदर्शिता को भी अनिवार्य करता है। केंद्र सरकार के बजट में एक मध्यम अवधि का राजकोषीय नीति व्यक्तित्व शामिल जो कि 3 साल के क्षितिज पर वार्षिक राजस्व और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को निर्देशित करता है। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि अधिनियम को लागू करने के नियमों को जुलाई 2004 में अधिसूचित किया गया था। नियमों में 2018 में संशोधन किया गया था और हाल ही में मार्च 2023 के लिए 3.1% के लक्ष्य की स्थापना के लिए किया गया था। एनके सिंह समिति 2016 में स्थापित ने सिफारिश की कि सरकार को 31 मार्च 2020 तक के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के 3% के राजकोषीय घाटे को लक्षित करना चाहिए। इसे 2021 में 2.8% और 2023 तक 2.5 तक कम करना है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हिंदी का प्रश्न है कि कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, मुहावरे का अर्थ बताना था। तो किसी के कहने पर गलत काम करना बुद्धिमानी नहीं है, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग ट्रॉफी में कितना दूर भाला फेंका था। तो अगर डायमंड लीग की बात की गई है तो उसने जो कि 88.44 मीटर उन्होंने भाला फेंका था। बात करते हैं दोस्तों, एक बच्चे ने बोला था कि कितना उन्होंने अपना नया रिकॉर्ड बनाया, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो नीरज चोपड़ा का सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो कि 89.94 मीटर का है, जो कि 30 जून 2022 को स्वीडन में स्टॉकहोम डायमंड लीग में दर्ज किया था। तो दोस्तों ये जो स्टॉकहोम का ये वाला है या फिर ये वाला, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डायमंड लीग में दर्ज किया था। जेवलिन थ्रो भारत में पुरुषों के राष्ट्रीय रिकॉर्ड नीरज चोपड़ा के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ के रूप में भी दर्ज करता है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो दोस्तों ये कंफर्म कर दीजिएगा कि 88.44 मीटर दिया था या फिर 89.94 मीटर दिया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हिमालय के कारण किस राज्य में सर्दी नहीं हो पाती। तो मैक्सिमम जब सर्दी कम होती है दोस्तों वो होता है महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि 2022 में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ था वो किस क्रम का था। तो 14वां क्रम था। नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना कब शुरू हुई थी या फिर किस राज्य ने शुरू की थी, इसका जो कि ये पूछा गया था। तो सरकार
ने इसके जो कि हैबिटेट के विस्तार और जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत को लागू करने का फैसला किया था। ये तमिलनाडु के बजट में पेश किया गया था। तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे इसका राज्य पूछा था कि किस राज्य ने शुरू की थी, तो तमिलनाडु ने ही इसको शुरू की है, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है। आलू यट्टू किस मतलब राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड का। बात करते हैं दोस्तों, तो आलू यट्टू जो कि नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। नृत्य जो कि कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। नागालैंड के अन्य लोक नृत्यों में जैसे कि भोटसे, जो कि अगुरसी, कुकुकुला, सदल, केकई, चंगई नृत्य, कुकी नृत्य, लेसाल, पट्टू, खंबा हिम, मयूर नृत्य, रेगमा, मोनो आसो, सीचा और कुकुई कुचो, ये सभी क्या है, नागालैंड के नृत्य हैं। तो इनको याद कर लीजिए, थोड़े से अटपटे से हैं लेकिन दोस्तों याद तो करना पड़ेगा। केरल के देख लेते हैं, तो केरल के लोक नृत्य जो कि कैको, टिकली, मुदिएट, संगकाली, ब्राह्मणी, पट्टू, उसके बाद दप्पू, काली, कोलकली और जो कि बटक्कली, ये सभी क्या है, केरल के। हरियाणा के देख लेते हैं लोक नृत्य, जैसे कि रास लीला, फाग नृत्य, लूर, दाप नृत्य। गोवा के लोक नृत्य देख लेते हैं दोस्तों, तो फुगड़ी, दशावतार, ढालो, गोफ और कुन्फी, ये सभी क्या है, गोवा के लिए हैं। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि फगुआ लोकगीत किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कल्याण चौबे बने हैं। उन्होंने वाईचुंग भूटिया को हराया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तूरी वाद्य यंत्र किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। बात करते हैं दोस्तों, तो तूरी, बुंगल और पावा गुजरात राज्य के लोक वाद्य यंत्र हैं। तूरी, बुंगल, पावा और रावण हत्या, एकतारा और जंतर और मंजीरा और जौंज, पौंट, ड्रम जैसे ताल वाद्य और पवन वाद्य यंत्र गुजरात की लोक ध्वनियों में से सर्वव्यापी हैं। गुजरात लोक संगीत जिसे सुगम संगीत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि बड़ौत, गढ़वी और चरण समुदाय का वंशानुगत पेशा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए दोस्तों। एक प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में किया गया था। इससे रिलेटेड सभी चीज़ें आपको बता देते हैं दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ जिसको यूनियन का गठन 1884 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। कांग्रेस नाम जो है सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दिसंबर 1885 में पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन होने वाला था। वहीं बात करते हैं, पुणे में हैजा फैलने के कारण पहली बैठक का स्थान पुणे से बदलकर बॉम्बे कर दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सम्मेलन और भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी यूनियन का विलय कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी को बनाया गया था। वहीं बात करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक जो कि 1884 में थे। कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन ए.ओ. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। ठीक है, वहीं बात करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास था। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि W.C. बनर्जी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि बॉम्बे सत्र 1885 में थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1886 और गैर हिंदू अध्यक्ष थे। बदरूनी तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कि मद्रास अधिवेशन 1887 में थे। वही बात करते हैं, तो दोस्तों जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले विदेशी अध्यक्ष जो कि इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में थे। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में थी। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 में थी।
वही बात करते हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष जो कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में थे। जेबी कृपलानी स्वतंत्र भारत के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और एक और था दोस्तों यहाँ पे याद करने योग्य है, जो कि पट्टाभी सीतारमैया आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि 1351 से 1388 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों तुगलक वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक जिसका कार्यकाल 1320 से 1324 तक था, मोहम्मद तुगलक का जो कि 1324 से 1351 ईस्वी था, फिरोज शाह तुगलक जो कि 1351 से 1388 था, मोहम्मद खान का 1388 ईस्वी था, यानी एक ही साल के लिए हुआ आया था। वहीं बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय जो कि 1388 ईस्वी इसका भी था। अबू बाकर जो कि 1389 से 90 ईस्वी में था। नसरुद्दीन मोहम्मद जो कि 1390 से 1394 तक था। ठीक है, वहीं बात करते हैं तो हुमायूं जो कि 1394 से 95 ईस्वी तक था, और नसरुद्दीन महमूद जो कि 1395 से 1442 ईस्वी तक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली जो कि इलेक्ट्रिक डबल डेसी, ठीक है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ पर लॉन्च हुई थी, तो ये मुंबई में लॉन्च हुई थी दोस्तों। इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाकर किया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1920 से 1922 तक कौन सा आंदोलन चला था, तो असहयोग आंदोलन चला था। बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसमें राष्ट्रवादियों के साथ साथ जनता की भागीदारी शामिल थी। आंदोलन को अहिंसक होना था और भारतीयों को अपनी उपाधि का त्याग करना था। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी वस्तुओं और चुनाव का बहिष्कार करना था, और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। बाद में फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण इसे वापस ले लिया गया था, जहां थाने में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। उन्होंने महसूस किया कि असहयोग आंदोलन कई जगहों पर हिंसा में बदल रहा है और सभी सत्याग्रहियों को जन अहिंसा आंदोलन के लिए ठीक से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने यह आंदोलन 4 कारणों से शुरू किया था, जैसे कि मैं बता देता हूँ चारों कारण। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में परिणामी पंजाब अशांति पूरे पंजाब क्षेत्र में हुआ था, जो कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से असंतोष 1919 में, रॉलेट एक्ट 19 जो कि हुआ था, खिलाफत आंदोलन। इस प्रकार महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन 1922 का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, और बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक जैसे कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने असहयोग आंदोलन के विचार का एक मुक्त विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है। एक प्रश्न आया था कि केंद्रीय बजट 2021-22 किसने पेश किया था, तो निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। अभी दोस्तों वर्तमान में भी 23-24 का भी बजट निर्मला सीतारमण ने ही पेश किया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। दोस्तों आपसे क्या पूछा था कमेंट करके बताइएगा। चलिए इससे रिलेटेड मैं सभी चीज़ें बता देता हूं, जैसे कि शोषण के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में निहित है। यह महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार के जबरन श्रम से सुरक्षा की प्रत्याभूति देते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अगर मानव बाल श्रम से पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 23 आप कर सकते थे। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, अगर कारखानों से रिलेटेड पूछा होगा तो अनुच्छेद 24 कर सकते हैं। एक बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, मतलब 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को आप जो कि काम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 14 जो कि
कानून के समक्ष समानता, जिसमें राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या फिर भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध किया गया था। वही बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, तो उपाधियों का उन्मूलन, जिसमें राज्य द्वारा कोई उपाधि सैन्य या फिर शैक्षणिक विशिष्टता नहीं होने के कारण प्रदान की जाएगी और भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, वही बात करते हैं अनुच्छेद 25 की, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा। अनुच्छेद 26 के तहत जो कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों के प्रबंध की आवश्यकता प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है। एक प्रश्न आया था कि चारु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सुंदर, बृहस्पति, मनोहर, केसर, प्रिय, कुमकुम इत्यादि जो कि चारु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तुषार का पर्यायवाची शब्द पूछा था ओस, निहार, तुहिन, निशाजल, शीत, शबनम, कर्ण, पाला, हिम, इसको बर्फ भी कह सकते हैं, बर्फ भी होगा दोस्तों, इत्यादि होते हैं। एक प्रश्न आया था कि समझ के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, ऐसे था सम्मुख, प्रत्यक्ष, सामने, तूल जो कि तुलम, तूल, आमने सामने, प्रकट, उत्पन्न, प्रत्यक्ष, व्यक्त, स्पष्ट, वर्तमान, आगोपन, आगे, सीधे, पेश पूर्व, अगाड़ी, प्रत्यक्ष, साक्षात, सुरमय, चाक्षुष, दृश्यमान, सुंदर, प्रकट, स्पष्ट, मनोहर, दृष्टिगोचर, चित्रवत, अभिव्यक्त, मौजूद, समीप, विद्यमान, उपस्थिति, हाजिर, रूबरू, उन्मुख, अभिमुख इत्यादि जो कि समझ का पर्यायवाची शब्द होगा। एक वैसे ही प्रश्न और था दोस्तों कि भीरू के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है, तो डरपोक, सियार, कायर, बाघ, गीदड़, कन खजूरा, डरपोक इत्यादि जो कि भीरू के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। एक प्रश्न हर्षवर्धन से रिलेटेड आया था दोस्तों, हर्षवर्धन से रिलेटेड मैं आपको सभी चीज़ें बता देता हूँ, कमेंट करके बताइएगा क्या पूछा था। हर्षवर्धन का कार्यकाल जैसे कि 590 से 647 ईस्वी तक चला था। हर्षवर्धन के शासन के दौरान हेन तोसांग ने भारत का दौरा किया था। हेन तोसांग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि हेन तोसांग या फिर जुआन जंग एक चीनी बौद्ध यात्री थे जो कि चीन के शुरुआती तांग काल के हैं। उनका जन्म जो कि हेनान प्रांत में हुआ था, वह मूल रूप से पहले के चीनी भिक्षुओं, विशेष रूप से फागान द्वारा प्रदान की गई अधूरी और गलत सूचनाओं को सुधारने में रुचि रखते थे। उनके काम का शीर्षक जर्नी टू द वेस्ट यानी CU की था। हुआन तोसांग ने भारत मध्य एशिया मार्ग का अनुसरण किया और उत्तर में कश्मीर से पश्चिम में सौराष्ट्र और बल्बी, पूर्व से कमरूपा और दक्षिण में मालाकोटा का दौरा किया था। वह विभिन्न मठों में रहे और उस समय के विद्वानों के संपर्क में आए। कामरूप का हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन के कामरूप का हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन के साथ उनका जुड़ाव उनके काम के लिए विशेष महत्व रखता था। तो ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में हम्पी और मैसूर किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि तत्व Z बराबर 120 को आवर्त सारणी के किस परिवार में रखा जाएगा, तो क्षारीय पृथ्वी धातु के परिवार में इसको रखा जाएगा। इससे रिलेटेड दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि मोजले द्वारा दी गई हमारी आवर्त सारणी और कुल 7 आवृत्त 36 रूप और जो कि 18 समूह लंबवत होते हैं। ब्राह इलेक्ट्रॉनों की नियुक्ति के आधार पर उन्हें आगे से जो कि SPD और F ब्लॉक में विभाजित किया गया है। समान ब्लॉकों से संबद्ध तत्व उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में समान होता है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो S ब्लॉक
तत्व के 1 और 2 के समूह में निहित है। पी ब्लॉक तत्व जो कि 13 और 18 समूहों के हैं। समूह संख्या जो कि 3 से 12 से डी और एफ ब्लॉक तत्व मध्य में स्थित हैं। तो इन सब चीज़ों को आप याद कीजिएगा। स्पष्टीकरण बता देते हैं, जैसे कि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। एक समूह के सदस्यों को क्षार धातु कहा जाता है, दूसरे समूह के सदस्यों को क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है। समूह 17 के सदस्यों को हैलोजन कहा जाता है और समूह के 18 सदस्यों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तालिका का अंतिम सदस्य समूह 18 में निहित है। यदि परमाणु संख्या 119 के साथ एक तत्व हो तो इसे समूह 1 में रखा जाएगा। परमाणु संख्या 120 के साथ अगला तत्व तब दूसरे समूह में रखा जाएगा और इसे क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाएगा। इस प्रकार तत्व Z बराबर 120 आवर्त सारणी में क्षारीय पृथ्वी परिवार में रखा जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, क्षारीय पृथ्वी परिवार। एक प्रश्न आया था कि सूडान में शांति स्थापित के लिए किस देश ने महिला फोर्स को भेजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे 3rd शिफ्ट के मिले हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी क्वेश्चंस आप लोग भेजिएगा। ऑल शिफ्ट का वीडियो जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।